कि आपके सामने अभी ये जो स्लाइड शो हुई है इसमें जो है वो आपको जो है वो तराजू नजर आ रहा है, ठीक है जी, वेइंग स्केल जिसे आप कहते हैं। एक पलड़े के अंदर इसका हाई रिस्क लिखा हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो आपको जो है वो डॉलर्स या करेंसी नजर आ रही है। तो एक जो है वो बड़ी मशहूर सा सेंटेंस है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क एंड लोअर द रिटर्न। ठीक है जी, जितना ज्यादा आप रिस्की खेलेंगे उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, जितना ज्यादा सेफ खेलेंगे उतना ही कम आपको जो है वो रिटर्न मिलता होता है। मतलब जो स्टूडेंट्स आप में से बैंक में जॉब करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली उनको पता होगा कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो बैंक मैनेज करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वो 3 किस्म की आपको ऑप्शन देते हैं इन्वेस्टमेंट की। एक आपको जो है वो लो रिस्क होता है, जाहिर बात है रिटर्न भी लो होता है। एक आपको इंटरमीडिएट रिस्क होता है, उसका प्रॉफिट जरा लोअर से ज्यादा होता है। और एक हाई रिस्क होता है, उसके ऊपर रिटर्न भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस रिस्क पे जाके जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, इसको हम कहते हैं रिस्क एंड रिटर्न का नाम देते हैं। अगर हम रिस्क के फंडामेंटल्स की बात करें कि रिस्क के जो है वो फंडामेंटल्स कौन कौन से होती हैं, तो हम यहाँ पे बेटा कहते हैं ये है कि जब आप क्या करते हैं कि आपकी कोशिश क्या होती है टू मैक्सिमाइज द शेयर प्राइस, आपने अपने शेयर प्राइस को इनहेंस करना या इंक्रीज करना। तो जाहिर बात है कि ये जितनी भी आपकी शेयर की प्राइस है ये आपकी डिटरमिन होती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। तो आप क्या करते हैं, आप इन्वेस्टर को ट्रैक करते हैं ताकि वो आपके शेयर में इन्वेस्ट करे। जब उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई उतनी रहेगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस भी क्या हो जाती है, वो हाई हो जाती है। इसी तरीके से आप क्या करते हैं, आपके जो फाइनेंशियल मैनेजर है उनके पास 2 की जो है वो डिटर्मिनेंट्स होती हैं, रिस्क एंड रिटर्न। यानी कि 2 चीजें हैं कि उसने रिस्क भी लेना है और रिटर्न भी लेना है। क्योंकि वही सेंटेंस रिपीट करूंगा कि जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ही ज्यादा आपको जो है उसके ऊपर रिटर्न मिलता होता है। तो आपके जो फाइनेंशियल प्रेजेंटर्स होते हैं उनको क्या होता है, रिस्क एंड रिटर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए। और द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स द इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्राइस, इसके जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका जो है वो क्या होता है, वो इम्पैक्ट होता है। तो जो इसके ऊपर जो है वो हमारा चलता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब जब हम रिस्क एंड रिटर्न की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं डिफरेंट, हम क्या करते हैं आइदर टू अ सिंगल एसेट और अ पोर्टफोलियो, कि हमने क्या करना है कि हम सिंगल एसेट पे कर रहे हैं या पोर्टफोलियो। सिंगल एसेट का मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है कि एक ही एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और पोर्टफोलियो के अंदर आपके पास मोर देन 1 एसेट्स होते हैं, 2, 3, 4, 5। अब जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो हम उसकी डाइवर्सिफिकेशन के अंदर जाते हैं। कभी भी आप जो है वो किसी एक कंपनी के अंदर आप बल्क के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बल्कि आप डिफरेंट कंपनीज में करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में करते हैं। आप सारी इन्वेस्टमेंट उठा के शुगर सेक्टर में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर शुगर सेक्टर में जो है वो रिस्क ज्यादा आ जाता है तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। आप क्या करते हैं, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे आपको डिफरेंट सेक्टर मिल जाते हैं। उसमें शुगर भी है, उसमें सीमेंट भी है, उसमें ऑटोमोबाइल्स भी है, उसमें जो है म्यूचुअल फंड्स भी हैं, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं आपने। ठीक है जी, डेफिनेटली आपने कई दफा उसको ओपन किया होगा रिस्क एंड रिटर्न को चेक करने के लिए। तो वहां पे आप क्या करते हैं कि आप डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि अगर किसी एक साइड से आपको रिस्क हो तो आप उसको दूसरी सेक्टर से क्या करें, वो रिकवर कर ले। लेकिन अगर आप एक ही सेक्टर पे इतने हैवी रिस्क पे चले जाते हैं कि एक ही सेक्टर में करना है, तो फिर क्या होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम क्या इसका नाम देते हैं, रिस्क एंड रिटर्न का हम जो है वो नाम दे रहे होते हैं। ये आपके सामने एक दरख्त है, दरख्तों के ऊपर डॉलर लगते होते हैं, तो फिर डॉलर तो बड़े आराम से डॉलर्स का दरख्त जो है वो ग्रो किया जा सकता था। तो ये बेसिकली क्या है कि आप जब रिस्क में लेके जाते हैं तो आपको रिटर्न भी मिलता है, आपको जो है वो रिटर्न भी मिलता है। तो ये आपका रिटर्न है कि आपने रिस्क लिया, आपने जो है वो उसके ऊपर आपको जो है वो ग्रेटर रिटर्न भी आपको मिला। अब व्हाट इज रिटर्न, अब रिटर्न क्या होता है, बेसिकली हम अगर इसकी बात करें तो हम क्या करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो मार्केट में प्राइस चेंज होती है या आपको उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट मिलता है, वो आपका क्या होता है, वो रिटर्न होता है। ठीक है जी, इनकम रिसीव्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट प्लस एनी चेंज इन द मार्केट प्राइस, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, वो आपका प्लस चेंज इन मार्केट प्राइस। अब चेंज इन मार्केट प्राइस से हम
हम बेटा ये लेते हैं कि जब आप मार्केट में सिक्योरिटीज की सेल या परचेज करते हैं तो वहां पे आपको पता है जो आपके डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स हैं वो आपकी प्राइस को क्या करते हैं, वो डिटरमिन करती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो फैक्टर्स हैं, अगर उसकी प्राइस बढ़ गई है तो आपको क्या है कि मार्केट में चेंज इन प्राइस आ गई उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की, आपको उसके ऊपर डिविडेंड भी मिला होगा, उसके ऊपर आपको रिटर्न भी मिला होगा, प्लस उसकी जो मार्केट की प्राइस में चेंज आई है उसे हम क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्लस एनी चेंज इन मार्केट प्राइस, यूजुअली एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द बिगिनिंग मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली हम इसको किस में लेके जाते हैं कि आपकी जो है वो परसेंटेज के अंदर लेके जाते हैं कि इसकी जो है वो कितने परसेंट आपको रिटर्न मिला है या उसकी प्राइस में कितने परसेंट जो है वो चेंज आई है आपकी। अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ रिटर्न की बात करें तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रिटर्न है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिला है, ठीक है, कितना हमें जो है वो प्रॉफिट मिला है, ये हमारा क्या है वो रिटर्न आ जाता है। अब अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो हमारे पास क्या है यील्ड के, उसके ऊपर आपको एनुअल यील्ड एनुअल रिटर्न कितना आपको आ रहा है, ठीक है। तीसरा आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है 1 लाख रुपए की, उस पर रिटर्न तो प्रॉफिट मिलना है। अगर उसकी प्राइस इंक्रीज होके 1,10,000 हो जाती है और आप उसे सेल आउट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको उसके ऊपर 10,000 रुपए यानी कि 10,000 आपको क्या मिला, कैपिटल गेन मिला। तो ये मेजर 3 कंपोनेंट्स ऑफ रिटर्न होते हैं, रिटर्न है, उसकी यील्ड है और कैपिटल गेन होता है हमारा। अब यील्ड की अगर हम बात करें, हम तीनों को हम यहाँ पे हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टर इज द पीरियोडिक कैश फ्लो, यानी कि उसकी पीरियोडिक कैश फ्लो कितनी है, उसको पीरियोडिक रिटर्न कितना आ रहा है, उसकी पीरियोडिक इनकम कितनी आ रही है, ठीक है, उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर उस इन्वेस्टमेंट के अंदर, आइदर इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड्स और डिविडेंड फ्रॉम द स्टॉक्स, यानी कि उसने दोनों बात की कर दी। अगर तो आपने फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज बाय की हैं तो उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, एनुअली है, वो जो भी है वो आपको क्या मिलेगा, वो रिटर्न आपको मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो अगर आपने शेयर्स वगैरह आपने खरीदे तो वहां उन शेयर्स के ऊपर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो बेसिकली क्या है, वो आपको डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड का आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट या वो शेयर जो आपको यानी कि कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम किसका नाम देते हैं, डिविडेंड का नाम देते हैं। तो जब वर्ड्स बॉन्ड है वो हर किस्म की फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज को क्या करता है, वो कवर कर लेता है, ठीक है जी। अगर अब हम कैपिटल गेन की बात करें तो कैपिटल गेन में क्या होता है, द एप्रिसिएशन और द डेप्रिसिएशन इन द प्राइस ऑफ द एसेट। आपने जो जिस एसेट में इन्वेस्ट किया है वो उसकी जारी बात है, अगर तो प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो हम उसे डेप्रिसिएट कह देते हैं जी, डेप्रिसिएशन हो गई है। अगर उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो हम उसे किसका नाम देते हैं, उसे एप्रिसिएशन का नाम देते हैं, ठीक है जी। तो कॉमनली कॉल्ड द कैपिटल गेन और लॉस। अगर तो उस एसेट की प्राइस बढ़ जाती है तो आपको जो रिटर्न मिलता है उससे हम किसका नाम देते हैं, कैपिटल गेन का नाम देते हैं। और अगर उस स्पेसिफिक एसेट की प्राइस गिर जाती है, कम हो जाती है, तो आपको क्या हो जाता है, वो कैपिटल लॉस हो जाता है। रिपीट कर देता हूं, आपने 1 लाख का एसेट बाय किया, उसकी जो है वो प्राइस 1,10,000 होगी, तो वो जो 10,000 आपने एक्स्ट्रा अर्न किया है वो आपका क्या हो जाता है, वो कैपिटल गेन हो जाता है, ठीक है जी। अगर आपने 100,000 का वो खरीदा है यानी कि 1 लाख का और उसकी प्राइस 90,000 हो जाती है तो 10,000 जब प्राइस माइनस हो जाएगी, गिर जाएगी, तो आपका क्या हो जाता है, वो कैपिटल लॉस हो रहा है, ठीक है जी। इसमें देखें यहाँ पे आपके पास ये जो आपको डायग्राम दी है इसमें कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस भी है, ठीक है जी। अब वो एक शख्स उसको खींच के ला रहा है, यानी कि अब वो एफर्ट कर रहा है कि उसने जो है वो कैपिटल लॉस की तरफ नहीं जाना बल्कि कैपिटल गेन उसने जो है वो लेना है। टोटल रिटर्न का हमारा जो फॉर्मूला है वो आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है। टोटल रिटर्न इज इक्वल टू यील्ड प्लस प्राइस चेंज, यानी कि टोटल यील्ड कितनी है उसमें जो है वो आपकी जो है वो चेंज कितनी आई है। फॉर्मूला क्या आता है जी, टी आर इज इक्वल टू डी टी प्लस इंटू पी टी माइनस वन स्लैश पी टी माइनस वन। अब बेसिकली ये टी आर है, ये डी टी क्या है, ये पी टी क्या है, या टी माइनस वन क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। टी आर के हम कहते हैं टोटल रिटर्न को, कि हमें टोटल रिटर्न कितना आ रहा है, ठीक है। रिटर्न को हमने कैलकुलेट करना है, इक्वेशन दी हुई है। डी टी जो है हमारे पास कैश डिविडेंड एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड टी, यानी कि वो एक जो स्पेसिफिक टाइम
पीरियड है उसके एंड के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिला है। ठीक है, इधर ही बात है कि अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको जो डिविडेंड है वो भी हमेशा क्या होता है, जब कंपनी के अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, कंपनी अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाती है, अगर कंपनी को जो प्रॉफिट होगा तो वो आपको क्या मिलता है, वो रिटर्न मिल जाता है। इस तरीके से अगर आप फिक्स बेरिंग, इंटरेस्ट बेरिंग आपके पास सिक्योरिटीज हैं तो वो भी आपको जो है वो एंड डेट के ऊपर जो है वो, या ड्यू डेट जब आती है फिर आपको जो है उसके ऊपर जो है वो रिटर्न मिलता है। ठीक है जी। पीटी यानी कि प्राइस ऑफ द स्टॉक एट द टाइम पीरियड टी, यानी कि टाइम पीरियड टी क्या है कि आपने जो है वो जो आपका टाइम आया है उसमें उस जब जिस वक्त आपसे सेल करने लगे हैं या आपका तो वो उस वक्त उसकी प्राइस कितनी है। ठीक है जी। और पीटी -1 यानी कि जिस प्राइस पे आपने परचेज किया, यानी कि बेस प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ द स्टॉक एट टाइम पीरियड T-1। ठीक है जी। तो वो लेट्स सपोज मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कि आपने जो है वो यूनिलीवर का शेयर बाय किया 1 जनवरी 2021 को, ये क्या है, प्राइस क्या हो जाएगी T-1। ठीक है जी। और आपने 31 दिसंबर को उसकी प्राइस चेक करनी है, वो प्राइस T यानी कि हो जाएगी, और आप चेक करेंगे अब इसकी प्राइस कितनी है, तो ये आप उसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर उसको एंटर करेंगे तो आपकी जो है वो एग्जैक्ट प्राइस का जो है वो पता चल जाएगा कि आपको कितना टोटल रिटर्न जो है वो मिला है मार्केट से। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी दिए, अली परचेज अ स्टॉक वर्थ ऑफ ₹6,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, द स्टॉक वर्थ ₹7,500। ठीक है जी। 6,000 एट द एंड ऑफ, उसने 6,000 का परचेज किया और एट द एंड ऑफ द ईयर आपका जो स्टॉक था उसकी जो वर्थ ऑफ प्राइस थी वो कितनी थी, वो 7,500 होगी। अली वाज पेड डिविडेंड ऑफ ₹260। अली को उसको सर एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी। सर ये जो आप क्वेश्चन करवा रहे हैं इसमें हम मंथली भी कर सकते हैं, यानी कि जो स्टॉक में शेयर मार्केट में हम लेते हैं, यानी कि फर्स्ट अप्रैल को लेते हैं या 30 अप्रैल को सेल कर देते हैं, तो इस पे भी ये फार्मूला लग सकता है? जी जी बिल्कुल लग सकता है। आपने अपना रिटर्न कैलकुलेट करना है ना कि आपने कितने टाइम पीरियड में कितना रिटर्न लिया है। ठीक हो गया सर। ये आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, अगर आप डेली बेसिस पे सेल परचेज कर सकते हैं तो डेली बेसिस का रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकती है। लेकिन होता ये है कि जब आपने ओवरऑल रिटर्न लेके जाना है तो आपने ये बताना है कि एनुअल रिटर्न आपको कितना मिला। ठीक हो गया ना? ठीक है। आप मैंने जिस तरीके से आप कंपनी में जॉब करते हैं या बैंक में करते हैं तो डेली वो अपनी बुक्स को क्लोज करके जाते हैं, क्लोज करके वो डेली का आउटपुट दे सकते हैं कि आज का हमें कितना रेवेन्यू हुआ, कल का कितना हुआ, लेकिन ओवरऑल उसने साल के आखिर पे टोटल उसने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी है। बिल्कुल ऐसे। ओके सर, थैंक यू जी। अली वाज पेड डिविडेंड ऑफ ₹260 कि अली को जो है वो 260 हमने जो है वो डिविडेंड दिया है। कैलकुलेट द टोटल रिटर्न रिसीव्ड बाय अली, हमने ये चेक करना है कि अली को टोटल रिटर्न कितना मिला। ये हमारे पास सोल्यूशन भी उसके आगे किया हुआ है कि हमारी जो है वो TR इज इक्वल टू DT माइनस PT-1 डिवाइडेड बाय PT-1। जारी बात है जो PT-1 है वो हमारी बेस प्राइस है, तो हमने ये देखना होता है कि जो परचेज प्राइस हमने जिस पे खरीदा है और जिस पे बेचा है उसके बेस पे हमने देखना है कि हमें कितने % रिटर्न मिला है। तो इसको अगर हम करें तो हमें जो डिविडेंड मिला है वो कितना है, 2,60,000 रुपए है। आपकी जो पीटी है जिसपे आपने सेल किया वो 7,500 रुपीज है। PT-1 यानी कि जिसपे परचेज किया वो क्या 6,000 है, डिवाइडेड बाय PT-1 है यानी कि 6,000 पे परचेज किया। ठीक है जी। हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7,500 में से 6,000 को हमने माइनस किया तो हमारे पास 1,500 आ गया। इस 1,500 को हमने 260 में ऐड किया। ठीक है जी। हमारे पास आ गया 1,760, तो डिवाइडेड बाय 6,000 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.293 हमारे पास जो है वो कैलकुलेट होके आ गया। अब हमने क्योंकि आंसर जब परसेंटेज में लेना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसको 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 0.293 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 29.3% आपका जो है वो टोटल रिटर्न हमारा जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न, अब देखना, एक तो रिटर्न आपको जो मिल गया ये पिछले के अंदर, ये तो हमारा एक्चुअल रिटर्न हुआ कि हमें एक्चुअल इतना रिटर्न मिला है। ये हमारे पास क्या जी, एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इस सिक्योरिटीज के अंदर या इस फिक्स बेरिंग के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें एक्सपेक्टेडली कितना रिटर्न मिलेगा, हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा, उससे हम किसका नाम देते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न का नाम देते हैं। ठीक है जी। अब आप जब कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको जो है ना, जो इन्वेस्टर जो आपको इन्वेस्टमेंट करवा रहा है
वो आपको बताता है जी फलानी जगह इन्वेस्टमेंट करें आपको इतना रिटर्न मिलेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड्स को में देखें तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी क्या होता है कि वो जब आपको ऑफर देते हैं तो वो कहते हैं जी लास्ट ईयर हमारा इतना रिटर्न था, हमारा इस साल एक्सपेक्टेड इतना होगा। अब वो जो बता रहे हैं वो एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसके अंदर लिखा होता है कि इसका जो रिटर्न जो पे करना है ये बेस करता है मार्केट की सिचुएशन के ऊपर, मार्केट की सिचुएशन के ऊपर जो है ये बेस करता है। ये हो सकता है कि पिछले साल अगर हमने 29% पे किया, इस साल 35 कर दे, हो सकता है आजकल क्योंकि कोविड-19 की पोजीशन है हो सकता है रिटर्न 15% हो जाए। तो वो एक एक्सपेक्टेड आपको बता देते हैं कि एक्सपेक्टेड इतना रिटर्न मिलेगा। एक्चुअल रिटर्न वो होता है जो आपको जो है उसके एंड ईयर एंड के ऊपर मिलता है या उसकी मैच्योरिटी के ऊपर मिलता है। ठीक है जी, इसको हम किसका नाम देते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसकी एक और आपको एग्जांपल देता हूं कि आप गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं, आप कहते हैं जी हमने इस्लामाबाद जाना है, आपकी गाड़ी जो है वो 1 लीटर के अंदर 17 किलोमीटर करती है, ये एक्सपेक्टेड माइलेज है उसकी। ठीक है जी, आप गाड़ी 140 150 पे चलाते हैं तो उसकी फ्यूल इकोनॉमी कम हो जाती है, 100 पे चलाएंगे तो बढ़ जाएगी। तो उसमें क्या होता है जब एक्चुअल आपको पता चलता है वहां पे आप एक्चुअल जो है उसकी माइलेज कैलकुलेट करते हैं। तो वो आपका एक एक्सपेक्टेशन होती है और एक मार्केट फोर्सेस होती हैं जो आपके रिटर्न को क्या करती हैं, वो कैलकुलेट करती हैं। अब मार्केट फोर्सेस में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल मार्केट भी होती है, आपके इकोनॉमिकल फैक्टर भी होते हैं और इंटरनेशनल फैक्टर भी होते हैं। मतलब और बहुत मतलब ये सारी 3 बातों में सारी फैक्टर मैंने क्लोज कर दी हैं। तो कोई एक फैक्टर क्या करता है, वो आपके रिटर्न को क्या करता है, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न को क्या करता है, वो इफेक्ट कर देता है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी बेटा। सॉरी डिस्टर्ब सर, वो काफी स्टूडेंट जो है ना वो वेटिंग पे हैं। अच्छा मैं ले लेता हूँ, अभी ले लेता हूँ, एक मिनट। जी बेटा मैंने ले लिया, सिंगल स्टूडेंट था मैंने ले लिया उसको। ठीक है जी, मैंने सबको लॉग कर दिया बेटा। ठीक है जी। अच्छा, एक्सपेक्टेड रिटर्न की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, द इन्वेस्टर कैन नॉट बी श्योर ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिटर्न ही और शी इज गोइंग टू रिसीव। अब ये जो आपका इन्वेस्टर होता है इसको क्या होता है कि इसको श्योर नहीं होता कि इसको जो है वो कि कितनी अमाउंट रिटर्न में मिलेगी। ठीक है जी, रिटर्न से मुराद क्या, प्रॉफिट। यहाँ पे हम रिटर्न वर्ड यूज कर रहे हैं किसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर, प्रॉफिट की रिप्लेसमेंट के ऊपर, कि आपका जो इन्वेस्टर है उसे श्योर नहीं होता कि उसे कितना रिटर्न मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा। देयर कैन बी मेनी पॉसिबिलिटीज, आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्या होती है जी, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज द वेटेड एवरेज ऑफ द पॉसिबल रिटर्न। वेटेड एवरेज क्या होता है कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट किया, आपने उसके पिछले 5 सालों का रिटर्न चेक किया, उनको आपने प्लस किया, डिवाइडेड बाय 5 किया, तो उसका एवरेज रिटर्न निकला, जिस तरह आप अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। ठीक है, वो मीन क्या होता है, बेसिकली एवरेज होती है आपकी। तो आप उसका एक एवरेज रिटर्न निकाल लेते हैं कि इस कंपनी का, जारी बात है कि हर साल रिटर्न या सेम तो नहीं होता, कभी वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है। तो आप उसकी एक एवरेज निकाल लेते हैं कि आपका जो पॉसिबल रिटर्न है वो वेटेड एवरेज होगा, विद द वेटेड एवरेज being the probability of occurrence। तो वहां पे आप क्या करते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी होती है कि इतना एक्सपेक्टेड आपका जो है वो रिटर्न आप क्या करेंगे, वो हासिल करेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न का जो हम फार्मूला जो है वो लेके आते हैं, वो क्या होता है जी, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय पी इंटू एक्स। ठीक है जी, समेशन एक्स आपकी और पी इंटू एक्स, वेयर एक्स इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेरियस वैल्यूज ऑफ रिटर्न। जो आपका जो x होता है वो वेरियस वैल्यूज ऑफ रिटर्न आपका होता है। ठीक है जी, P into x shows the probability of various return। जो P into x है वो हम क्या करते हैं, वो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है कि हमें जो वेरियस रिटर्न्स हैं उनमें से कोई आएगा, क्योंकि हम तो क्योंकि एवरेज निकाल लेते हैं, तो एवरेज हम कहते हैं एवरेज इतना रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो एवरेज तो नहीं मिलती। तो आपके पास वो जो आपने एवरेज में 5 प्राइसेस 5 रिटर्न लिए, 4 लिए, 6 लिए, 10 लिए, जितने सालों का डाटा, तो उसमें से एक्सपेक्टेडली हमारे पास कोई जो है वो रिटर्न जो है वो मिलेगा हमें। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा इसका। सपोज इफ यू न्यू अ गिवन इन्वेस्टमेंट हैड अ 50% चांस ऑफ अर्निंग रिटर्न ऑफ ₹10। आपके एक इन्वेस्टमेंट की है, उसमें आपको जो है वो 50% चांस ये है कि आपको जो रिटर्न है वो ₹10 का मिलेगा।
ठीक है जी। 25% चांस ऑफ अर्निंग अ रिटर्न ऑफ 20, उसमें से 25% चांस ये है कि आपको 20 मिलेगा, एंड देयर आर 25% चांस ऑफ बेयरिंग अ लॉस ऑफ 10, यानी कि जो चीज अननोन होती है वो 100% होती है। सीधा सीधा मैथ का असूल है। उस 100% में से 50% चांस हमें ये है कि हमें जो रिटर्न है वो 10 रुपए मिलेगा। रिटर्न जब हम बात करते हैं तो हमें प्रॉफिट 10 रुपए मिलेगा। रिमेनिंग 25% चांस हमें यह है कि हमें रिटर्न 20 रुपीज मिलेगा, और 20% हमें 25% चांस हमें यह है कि हमें जो है वो 10 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो क्या होगा। अब हम सोल्यूशन पे जाते हैं। हमारे पास रिटर्न है एक्स, एक हमारे पास है जी एक्सपेक्टेड है कि हमें 10 रुपीज मिलेगा, दूसरा हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि हमें 20 रुपीज मिलेगा, तीसरा हमारे पास है जी -10। -10 से मुराद क्या, नेगेटिव मिलेगा, लॉस मिलेगा हमें। तो ये तीन हमारे पास ऑप्शन आ गई। अब हमने क्या किया, P इंटू एक्स हमने कर दिया कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। अब जो 10 हमें मिलना है ये यानी कि 50% है, तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो हमें क्या है जी, वो 0.5 हमें ये है। 25% हमें 20% रिटर्न मिलेगा। 25 को जब आपने 100 से डिवाइड किया बेटा तो आपका आ गया 0.25, और 25% ही आपको चांस है कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा, -10 मिलेगा आपको। ठीक है जी। आपने क्या किया कि x को आपने p के साथ क्या कर दिया, वो मल्टीप्लाई कर दिया। जी बेटा जी, आपने क्या किया जी, P इंटू एक्स कर दिया, यानी कि ये हमारी P इंटू एक्स किया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया, हमने ये हमारे पास, अब हम क्या करते हैं कि EX हम कैलकुलेट करते हैं, यानी x मल्टीप्लाई बाय P इंटू एक्स। हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 किया तो 5 आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.25 किया तो 5 आ गया, और -10 मल्टीप्लाई बाय 0.25 किया तो -2.5 आ गया। अब आप क्या करते हैं, दो अमाउंट्स आपके पास पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। 5 5 10 हो गया, 10 में से -2.5 किया तो हमारा टोटल जो रिटर्न आ गया वो कितना आ गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.5 हमारा जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। ठीक है जी, परेशान नहीं होना, मैं आपको इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जिससे टाइम वैल्यू मनी के करवाए थे काफी सारे। ठीक है जी। अच्छा जी, रिलेटिव रिटर्न। जी बेटा ना कि खून जम रहा है मेरे नाक में और हलक में खून जम रहा है। ठीक है, वो क्या है हवा में नमी की गैर मामूली कमी और इसके असरात है, यानी कि हवा में ना नमी कम हुई इंतहा की, जिससे नाक से खून बहना, सांस रुकना, जिल्द का खुश्क हो जाना, करंट का महसूस होना, जिल्द का खुश्क होना। मेरे उमर, आप बात सुन रहे हो? उमर अली सफदर, उमर 45। उमर बेटा, ये जिसका माइक है करली माइक बंद कर ले। मैं समझे शायद उसका कोई क्वेश्चन है, करली माइक ऑफ कर ले अगर वो कोई अपनी जाती हो गया सर। प्लीज कंटिन्यू। हो गया सर जी, थैंक यू जी। रिलेटिव रिटर्न, रिलेटिव रिटर्न जो है वो हम उसकी बात करते हैं जी। द रिलेटिव रिटर्न इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट रिटर्न अचीव्ड। रिलेटिव रिटर्न क्या होता है, एब्सोल्यूट रिटर्न अचीव्ड। आपने यानी कि एब्सोल्यूट रिटर्न से मुराद क्या है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न आया है, एंड द रिटर्न अचीव्ड बाय द बेंचमार्क। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या है आपका, कि इतना आपका रिटर्न है, ठीक है जी। और एब्सोल्यूट क्या है कि आपको इतना मिला है। उसको आप चेक करते हैं कि आपने जो रिटर्न लिया है वो बेंचमार्क के बराबर है, उससे कम है या उससे ज्यादा है। इसको हम किसका नाम देते हैं, रिलेटिव रिटर्न का नाम देते हैं। रिपीट करता हूं, रिलेटिव रिटर्न इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट रिटर्न अचीव्ड, कि आपने कितना रिटर्न अचीव किया है ऑन दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, एंड द रिटर्न अचीव बाय द बेंचमार्क, और जो रिटर्न है वो बेंचमार्क के इक्वल है, उससे कम है या उससे ज्यादा है। तो बेंचमार्क के लेवल पे आपने जो उसे रिटर्न लिया या नहीं लिया, तो इसको हम कहते हैं जो अचीव किया वो एब्सोल्यूट है, और उसको कंपेयर करते हैं इसके बेंचमार्क के साथ। ठीक है जी सर, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, बेंचमार्क एक्चुअली क्या होता है, ये काइंडली एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बेंचमार्क क्या होता है, आपने बेटा काइबोर का नाम सुना है, काइबोर का? काइबर रेट, जी जी, नाम सुना है। काइबर रहता है कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, जिसे आप डिस्काउंट रेट कह लें, स्टेट बैंक का मिनिमम रेट कह लें, या जिसके ऊपर स्टेट बैंक कमर्शियल बैंकों को इंटरेस्ट देता है, व्हाटएवर जो आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। तो अब आप जब बैंक से लोन लेने जाते हैं ना, तो बैंक ये कहता है कि काइबर इस वक्त 7% चल रहा है, प्लस 3% हमारा प्रॉफिट है, और 10% में हम लोन देंगे। अगर इंश्योरेंस है, यानी कि ये मैं प्रॉफिट की बात करूं, बैंक तो खैर और भी चार्जेस ऐड कर देता है कुछ। तो वो जो 7% है वो बेंचमार्क है। ठीक है जी।
आपको अगर बैंक बहुत भी कंसेशन देना कि जी अपना प्रॉफिट ना भी रखे तो वो 7% से नीचे आपको इंटरेस्ट आपको जो है वो फाइनेंसिंग नहीं करेगा। अब जब हम सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी ये कंपनी है, इसका हम जो एवरेज निकाल लेते हैं कि ये इसका बेंचमार्क है, ठीक है जी, और आपको ये रिटर्न मिला, आपने उस बेंचमार्क के साथ करना है। इसी तरीके से एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर आप वेबसाइट देखें ना या आप उसकी न्यूज सुने, वो कहते हैं जी स्टॉक एक्सचेंज इतनी इंक्रीज हो गई, इतनी डिक्रीज हो गई। अब ये कैसे होता है? क्योंकि PSX 100 इंडेक्स है, 100 आपकी जो कंपनीज होती हैं उनके जो शेयर्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक डेट पे वैल्यू डिटरमिन कर ली जाती है, वो बन जाता है बेंचमार्क, वो है एक स्पेसिफिक वैल्यू। जो टॉप सर एक्सक्यूज मी, जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं वो होती हैं इसमें, ये टॉप 100 ठीक है, ठीक है, क्योंकि PSX 100 इंडेक्स है, ठीक है जी जी। तो वो जो बेंचमार्क वो बन जाता है ना ट्रेडिंग के दौरान, अगर उसकी वैल्यू उस बेंचमार्क से ज्यादा चले जाए तो हम कहते हैं स्टॉक मार्केट जो है वो बुलिश हो रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है ना, ऐसे ही। और अगर उस बेंचमार्क से नीचे आ जाए उसकी वैल्यू, ठीक है, तो हम कहते हैं बेरिश जा रही है, यानी कि नीचे जा रही है, जिसे हम क्रैश का नाम भी बोल देते हैं, ठीक हो गया, क्रैश करके, ये हमारा बेंचमार्क होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है ना स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट, ठीक हो गया, तो इस वाले से मैं जरा क्वेश्चन इस बारे में कोई इशू नहीं है। थैंक यू सेट हो गया आपको? ओके सर, थैंक यू जी। फॉर एग्जांपल the return on a stock may be 8% over a given period of time। आपके पास एक स्टॉक है, उसका जो आपको रिटर्न है मे की मतलब है कि चांस पे है, ठीक है जी, 8% given a period of time, this may sound strength high, ठीक है, इसका मतलब है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी साउंड है, काफी बेहतर है उसकी, बट इफ द रिटर्न ऑन द डेजिग्नेटेड बेंचमार्क इज 20, उसके ऊपर जो बेंचमार्क है ना वो है 20%, ठीक है जी, कि इस आपका जो रिटर्न है इसके ऊपर वो 20% आता है, ठीक है जी, ये उसका बेंचमार्क है। ओवर द सेम पीरियड द रिलेटिव रिटर्न ऑन द स्टॉक इज इन फैक्ट -12। अब इस एग्जांपल में वो ये कहता है कि आपको एक स्टॉक के ऊपर रिटर्न मिला 8%, बाजार देखा जाए तो बहुत अच्छा रिटर्न हम कहते हैं, लेकिन उसकी पास हिस्ट्री ये बताती है कि इसका जो रिटर्न है उसका जो बेंचमार्क है वो 20% है, तो इसका मतलब ये है कि आपको बेंचमार्क से 12% कम आपको रिटर्न मिला है, ठीक हो गया जी। हम उस बेंचमार्क के साथ उसको क्या करते हैं, वो मैच कर देते हैं, ठीक है जी। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न, इन्फ्लेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ये देखें ये इन्फ्लेशन है जिसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह, कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है वो डबल फिगर्स में नॉर्मली होता है, लेकिन जो हमारी जो फिगर्स हैं पॉलिटिशियंस वो हमें जो है वो हमेशा सिंगल डिजिट बताते हैं। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न की हम बात करें, आल्सो कॉल्ड द रियल रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम जो है वो रियल रेट ऑफ रिटर्न का नाम भी दे देते हैं। इन्फ्लेशन आपको पता है कि आपकी जो प्राइसेस होती है उसमें जनरल राइज इन प्राइस को हम क्या कहते हैं, वो इन्फ्लेशन का हम नाम देते हैं, ठीक है जी। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स रिवील द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। हम क्या करते हैं कि जो इन्फ्लेशन है उसको रिमूव, उसका जो इफेक्ट आता है उसको जो है वो इन्वेस्टमेंट में से हम जब रिमूव करते हैं तो फिर हमारा जो रिटर्न आता है वो हमारा क्या होता है, वो एक्चुअल रिटर्न होता है, ठीक है जी। अब वो हमारा एक्चुअल रिटर्न होता है। रिपीट कर देता हूं मैं अपने कॉन्सेप्ट को, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स रिवील्स द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, यानी कि उस आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है, यानी कि उस पर डिपेंड कर रहा होता है, आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, कि हम क्या करते हैं कि जो आपकी इन्फ्लेशन का इफेक्ट है उससे माइनस करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हमें जो है वो हमारा एडजस्टेड जो रिटर्न है वो हमारा जो है वो कैलकुलेट होता है। इसका फार्मूला क्या है जी, इन्फ्लेशन माइनस एडजस्टेड रिटर्न इज इक्वल टू 1 प्लस रिटर्न डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, जितना इन्फ्लेशन है -1। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो एडजस्टेड इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न आपका आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये जरा आसान लफ्जों में समझा दें जरा, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न जरा काइंडली। अच्छा मैं बताता हूँ आपको। बैंक क्या करता है कि जब आपने किसी को गाड़ी फाइनेंस करनी है तो बैंक आपको ये कहता है कि आप उसमें से कुछ अमाउंट डाउन पेमेंट देते हैं, ठीक है, बाकी आपकी इंस्टॉलमेंट के अंदर होती है। लेट्स सपोज आपने एक गाड़ी ली 10 लाख रुपए की, टोटल उसकी वैल्यू 10 लाख, आपने बैंक को जो है वो 30% दिया तो जारी बात है वो 3 लाख रुपए बनेगा।
अब होता ये है कि बाकी 7 लाख बैंक ने आपको फाइनेंस किया, अब बैंक आपको ये कहता है कि आपको यह अब जो रेट चल रहा है आजकल बैंक का, वो चल रहा है 6 मंथ आइबोर प्लस 3%, 4% सैलरीड नॉन सैलरीड कुछ कैटेगरीज है। यानी कि आप क्या है कि इस वक्त जो है वो तकरीबन आपको जो है सारी जो है वो चार्जेस डाल के 13 या 14% के करीब गाड़ी पड़ रही है इस वक्त करंटली तकरीबन। अब होता ही है कि आप जब उसको कैलकुलेट करते हैं, आपकी गाड़ी 10 लाख रुपए की, आपने अगर 7 साल की लीज करवाई है तो आपने कैलकुलेट किया जी 18 लाख रुपए हो गए, ठीक है जी, आपको 18 की पड़ी। अब बैंक को ये पता है कि इसकी प्राइसेस इंक्रीज होनी है, अब बैंक ने अपना रिटर्न कैलकुलेट करना है उसके ऊपर। अब हुआ ये कि जब आपकी 7 साल के बाद लीज खत्म हो गई, ठीक है, अब आपने जब मार्केट में गाड़ी की कीमत कितनी होगी, वो होगी 19 लाख रुपए, 19 लाख होगी, ठीक है, 19 लाख होगी। अब बैंक ने आपको कितने की दी, तकरीबन 18 लाख, सॉरी 18 लाख की दी। इसका मतलब ये है कि आपने तो बैंक को किस्तों में पैसे दिए, इसका मतलब है कि बैंक का जो एडजस्टेड रिटर्न हो गया वो कितना हो गया उस गाड़ी के ऊपर, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए हो गए इन्फ्लेशन माइनस करने के बाद, ठीक हो गया जी। और आपको ये बेनिफिट हुआ कि आपने जो गुजारी बात इंस्टॉलमेंट में दी है, आप बेचने जाएंगे तो 10 की तो नहीं बिकेगी, क्योंकि 5 सालों में या 7 सालों में अगर वो 18 की हो गई है तो आपकी भी 12, 13, 14 की तो बिकेगी ना, आपका भी इन्फ्लेशन एडजस्ट हो गया उसके अंदर जी, ठीक हो गया। इस तरीके से वो रिटर्न क्या आता है वो कैलकुलेट हो जाता है हमारा। ओके सर, थैंक यू। फॉर एग्जाम्पल जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका आर कितना है, वो 7% है। इन्फ्लेशन रेट IR जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो 3% है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न क्या होता है जी, 1 + R डिवाइडेड बाय 1 + IR इन्फ्लेशन रेट -1। हमारे पास क्या जी, आर रिटर्न कितना, 7%। 7 को जब बेटा हमने 100 से डिवाइड किया तो 0.07 आ गया, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 1 + इन्फ्लेशन रेट 3% है, डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.03 आ गया। हमने इसको इस पे डिवाइड किया और उसका जो आंसर आया उसमें से हमने -1 किया तो हमारा आंसर आ गया 0.0388। इसको जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3.88%। तो यहाँ पे उसने उसे राउंड ऑफ कर दिया है तो इसलिए 3-4% कर दिया। लेकिन रियलिटी के अंदर जब आप बैंक्स में जाते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं या रिटर्न लेते हैं तो वहां पे कभी भी रेट को राउंड ऑफ नहीं करते, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में उसने एग्जाम्पल में राउंड ऑफ किया हुआ तो ये 3.88% बनता है। आप इसे अप्रोक्सीमेटली, उसने क्योंकि अगर लिख भी दिया है कि अप्रोक्सीमेटली ये कितना हो गया आपका, ये 4% हो गया, ठीक है जी। अल्टरनेट सॉल्यूशन इसका देख ले, यानी कि एक तो वो था जो पीछे मैंने फार्मूला लगा दिया, ठीक है जी। अल्टरनेट क्या है जी हमारे पास, हम सिंपल क्या करते हैं जी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न के लिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न इज इक्वल टू आर रिटर्न माइनस आपका इन्फ्लेशन रिटर्न। रिटर्न 7% है, माइनस आपने इन्फ्लेशन रिटर्न आपने किया रेट, सॉरी IR इन्फ्लेशन रेट माइनस किया 3% है, तो आपका कितना आ गया, एडजस्टेड इन्फ्लेशन रेट कितना आ गया आपका, 4% आ गया, ठीक है जी। सर काफी नहीं है आज के लिए? अभी तो यार 45 मिनट्स हुए हैं हमें, तो अगर तो आप देख ले पूरी क्लास बता दे, अगर कल क्लास करनी है तो फिर 9 बजे दोबारा मैं कर लूंगा, ठीक है। मैं देख लूं कि रिटर्न का टॉपिक खत्म कहाँ पे होता है। ये ना चलिए बताइए सर कितनी स्लाइडें रही है, चेक करने देना, अगर 2-3 स्लाइडें तो कंप्लीट कर लें इसकी। अच्छा सर फिर तो रहने ही दें। अच्छा चले, ये ना ये रिस्क वाला टॉपिक खत्म कर देते हैं, रिटर्न खत्म कर देते हैं, रिस्क बाद में स्टार्ट करते हैं। ओके सर, ओके जी। सो फॉर वी हैव डिस्कस्ड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न। हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो बेटा किया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न किया है, कंपोनेंट्स ऑफ रिटर्न किया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न किया, रिलेटिव रिटर्न किया और रियल रेट ऑफ रिटर्न हमने जो है वो कैलकुलेट किया। और रिटर्न के बाद हमारा ये देखें रिस्क, कितने सारे लोग हैं रिस्क को कवर करने के लिए। रिस्क जो है वो मैं फिर आपको कल करवाऊंगा, ठीक हो गया जी।